हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर FRM एंड ID को डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मॉडर्न फैमिली की हाउसिंग नीड्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हाउसिंग का फैमिली पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, फैमिली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है और उनके बेसिस पर किस तरीके से स्पेस का डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाउसिंग ऑन फैमिली। ठीक है, परिवार के ऊपर घर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हर घर का हर फैमिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रभाव पड़ता है, बहुत ही व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक फैमिली जो होती है वो घर में आकर के ही अपने परिवार को एक बड़ा रूप देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, एक बेबी है, एक इन्फेंट, वो जब से पैदा होता है तब से उसका पालन पोषण से लेकर के हर जो क्रिया होती है, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी क्रिया जो होती है वो घर में ही होती है ना। और वहीं पर वो बच्चा बड़ा होता है, साथ ही साथ में घर के सदस्यों को जैसे आराम मिलना, मनोरंजन करना, अपना जीवन यापन वो वहीं करते हैं, अपना सारे कार्य वो वहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो इसीलिए हाउसिंग जो होती है फैमिली के ऊपर प्रभाव डालती है। घर का जो वातावरण होता है, ठीक है, हाउस का, ठीक है, एनवायरनमेंट जो होता है ना, यह सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है व्यक्ति को। ठीक है, जितना अच्छा घर का वातावरण होगा, लोग उतने अच्छे संस्कार सीखेंगे। जितना खराब एनवायरनमेंट होगा, उतने संस्कार अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो हमेशा व्यक्ति हमेशा ऑनेस्टी सीखता है। ठीक है, ईमानदार होता है, सच्चाई बोलना सीखता है ना, हमेशा दूसरों के प्रति अफेक्शन रखता है ना, प्यार रखता है, स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, दूसरों पर बिलीव करता है, विश्वास करता है ना। और सबकी जो भावनाएं होती हैं उनका आदर करना भी सीखता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है तो बच्चे इनकी हमेशा उल्टी चीज़ ही सीखते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े करना, डिसरेस्पेक्ट करना अपने पेरेंट्स का। ठीक है, इसके अलावा किसी से ढंग से बात नहीं करना, अच्छी पढ़ाई नहीं करना, एक अच्छा कैरियर नहीं बनाना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में दूसरों की भावनाओं को भी, ये दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हाउसिंग की, तो घर में रहने पर क्या होता है कि पति पत्नी जो होते हैं ये भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। हर फैमिली मेम्बर, जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन जब करते हैं, समायोजन जब करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो जीवन जो होता है, लाइफ, ठीक है, वो लाइफ हो जाती है हमारी इजी। ठीक है, एक घर के अंदर रहना, एक घर में, एक समाज में रहना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, और इसी के अलावा जब फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे से रहते हैं तो घर के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल रहता है, आनंद का माहौल रहता है, बहुत ही जॉयफुल एनवायरनमेंट रहता है घर का। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी जो होती है वो और भी ज़्यादा स्प्रेड होती है ना। लेकिन अगर इसी की हम बात करें कि हाउस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, एक अच्छी रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं होगी। और जब इनके बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इनको आपस में सेपरेट भी होना पड़ सकता है। ठीक है, तो सेपरेशन जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे लोग सेपरेट होते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ डाइवोर्स हो सकता है, मीन्स जो स्पाउस है ये एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, और आप कई बार भी देखते हो कि फैमिलीज़ में भी सेपरेशन होता है ना। तो देखते हैं कि जैसे कि एक फैमिली के अंदर 3 बेटे थे। ठीक है, ये फादर मदर हैं, इनके 3 बेटे। जब इनकी शादियां होती है तो इसके बाद देखते हैं कि सभी बच्चे अपना अपना सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक परिवार तो पूरा टूट जाता है, तो उस परिवार में कोई खुशी या आनंद बहुत मुश्किल होता है। अगर ये हैप्पीली सेपरेट हुए हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ये लड़ाई झगड़े से हुए हैं, हाउस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया है, तो क्या है कि यह सबके लिए बहुत ही दुखमय हो सकता है। ठीक है, अब देखिए,
इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स भी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपका जो खुद का बनाया हुआ आपका घर है वो छोड़ना पड़ जाए, तब भी ये व्यक्ति के लिए बहुत ही दुख का प्रसंग हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, देखो अपने हाथ का बनाया हुआ घर चाहे झोपड़ी जैसा ही क्यों ना हो, चाहे कितना भी छोटा हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और जब उसे छोड़ने की बात आती तब भी व्यक्ति को बहुत दुख होता है, अनटिल एंड अनलेस उसने खुद ने अपना कोई अच्छा बड़ा घर नहीं बनवा लिया हो तब तक। लेकिन अगर वो उसे किसी कारण से इसे छोड़ना पड़ता है तो बहुत ही दुख का अनुभव होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं एक घर के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर हम एक दूसरे को अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ पारस्परिक स्नेह रखना भी एक दूसरे से सीखते हैं। तो यह सबसे अच्छी चीज़ होती है और यह हमें घर सिखाता है सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ में। अब हम आगे बात करेंगे फैमिली एक्टिविटीज़ की कि पारिवारिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। ठीक है, फैमिली एक्टिविटीज़, पारिवारिक गतिविधियाँ। ठीक है, फैमिली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती, पारिवारिक गतिविधियाँ कौन सी होती है, या आप इनको क्रियाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, कि पारिवारिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए हर फैमिली के अंदर पारिवारिक क्रिया बहुत तरीके की होती है। आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि आप सुबह से उठ करके शाम को सोने तक क्या क्या काम करते हैं, साथ ही आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। आप आपकी मदर को देख सकते हैं, फादर, ब्रदर, आपकी सिस्टर, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, या आपके चाचा चाची हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। तो ये सभी जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, इनके थ्रू आप पारिवारिक गतिविधियों या फैमिली एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हो। जैसे मदर क्या करती है, कुकिंग करती है, ठीक है, क्लीनिंग करना, ठीक है। फादर है, ये अर्निंग करने के लिए जाएंगे, है ना। आपके ब्रदर है, पढ़ाई करना, या अगर ये भी अर्निंग करते हैं तो ठीक, कोई बिजनेस है। आपकी बहन है, वो क्या काम करती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपके चाचा चाची क्या काम करते हैं। तो आप ये सब चीज़ें आप इनसे सीख सकते हो। ये तो होते हैं हमारे डेली लाइफ के या डेली रूटीन के नॉर्मल टास्क होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो, उनका रेस्पेक्ट करते हो, आदर सत्कार करते हो, सम्मान करते हो, उन्हें बिठाना, नाश्ता कराना। ठीक है, कभी आपके घर पे कोई रुकने के लिए आते हैं वो करते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप आपकी स्टडीज़ करते हो, है ना, घर के कामों में अपनी मदर की हेल्प करवाना, ठीक है, चीज़ों का स्टोरेज करना, ठीक है, प्लानिंग्स करना, ये सारे काम हम करते हैं ना घर के अंदर रहते हैं। तो ये सभी हमारी डिफरेंट फैमिली एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन सभी फैमिली एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है, जगह की ज़रूरत होती है। अब जो आपको जगह मिलेगी आप उसके अंदर ये फैमिली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो फैमिली एक्टिविटीज़ होंगी हर काम के लिए अलग अलग होंगी। जैसे अगर आपके गेस्ट घर में आए हैं तो उसके लिए गेस्ट रूम होगा। ठीक है, आप स्टडीज़ कर रहे हो तो बच्चों का खुद का जो बेडरूम हो सकता है, या फिर एक स्टडी रूम अलग थोड़ा सा एकांत में हो सकता है ना। या तो बेडरूम में ही बच्चों के पढ़ने की फैसिलिटी हो, या फिर एक स्टडी रूम उनके लिए बनवाया जा सकता है। कुकिंग के लिए पर्टिकुलरली किचन होगा। ठीक है, क्लीनिंग पूरे घर की जाती है। अर्निंग अगर पेरेंट्स बाहर से कर रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज़ अगर उन्होंने घर पे अपना बिजनेस कर रखा है, कोई क्लिनिक है या कोई ऑफिस है तो वो हो सकता है। स्टोरेज के लिए स्टोर हाउस होंगे। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से वो पूजा करते हैं तो उनके लिए घर में टेम्पल होगा। ठीक है, बाथरूम टॉयलेट्स होंगे साथ में। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स है, चाचा चाची, इनके खुद के बेडरूम्स होंगे। तो आप देखिए कि आपके घर के अंदर कितने सारे रूम्स होते हैं। वॉशिंग एरियाज़ होगा अलग। ठीक है, वॉशिंग एरिया के अंदर क्या होगा कि जितने भी आपके वॉशिंग का काम किया जाता है वो वहीं करते हैं, है ना। तो देखिए जितने फैमिली टास्क, जितनी फैमिली एक्टिविटीज़, उसके अकॉर्डिंग रूम्स का डिवीज़न होता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, और कुकिंग करते हैं किचन में, खाना खाते हैं आप डाइनिंग हॉल में। ठीक है, और आपका वैसे दिन का समय होता है वो हम कहाँ करते हैं, ड्राइंग रूम के अंदर हम, या डाइनिंग एरिया होगा या ड्राइंग रूम होगा, उसके अंदर हम सारा पास करते हैं सारा हमारा टाइम। ठीक है, तो देखिए अब क्या है,
ये तो सब होती है अगर आप लार्ज स्केल पे बात करो तो रूम्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कितना प्लेस है, जितना प्लेस है आप उसी के ऊपर तो आपका मकान का कंस्ट्रक्शन करवाओगे। पता चले कि जो आपने प्लानिंग करी वो 100 बाय 100 के प्लॉट के अकॉर्डिंग आपने कर ली, लेकिन आपके पास में जो प्लॉट है वो 30 बाय 50 का या 30 बाय 40 का ही अगर आपके पास प्लॉट है, तो क्या आपने जो सोचा 100 बाय 100 में वो सारी चीज़ें आप इस प्लॉट साइज़ में बनवा सकते हैं? ये क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इस जगह के ऊपर कि ये जो है इसमें आप कुछ मल्टीपर्पज़ जो स्पेस है उसको आप बिल्कुल इतना फ्लेक्सिबल कर सकते हो कि आप उसको एक या दो चीज़ों के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किचन के अंदर ही आपका डाइनिंग रूम बनवा सकते हैं, ठीक है, या आप एक ओपन किचन क्रिएट कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि डाइनिंग एरिया भी वहीं रह जाए। आपका जो ड्राइंग रूम है, ठीक है, और आपका लिविंग रूम में हम पूरे टाइम रहना पसंद करते हैं, ड्राइंग रूम गेस्ट के लिए होता है, ठीक है, अगर कोई भी गेस्ट आपके घर पे आते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम दोनों को जोड़ सकते हैं। बच्चों के बेडरूम और स्टडी रूम को आप एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका जो हॉल होगा उसी में आप टेम्पल या पूजा घर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम कंबाइन कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो आपने 100 बाय 100 में इतनी बड़ी प्लानिंग करी है, सोचा है, वो आप इसमें भी उस प्लानिंग को उतार सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये तो थी एक्टिविटीज़ और ये थी कि हम उनको किस तरीके से फैमिली एक्टिविटीज़ को घर के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ में आप फर्नीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, जो फर्नीचर आपको बहुत मदद करता है इन सब एक्टिविटीज़ के लिए। क्योंकि आप बच्चों का जैसे बेडरूम और स्टडी रूम अगर एक ही बना रहा है तो बेडरूम में आप बेड लगा देंगे सोने के लिए, और साथ ही रूम के अंदर जैसे एक कॉर्नर के अंदर आपने स्टडी टेबल और उनका जो भी अरेंजमेंट है चेयर वगैरह का वो आपने वहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो साथ ही साथ में वही स्टडी रूम भी हो जाएगा और वही आपका बेडरूम भी हो जाएगा, है ना। पूजा अगर है जैसे, तो आप सीधा अगर दीवार में या बाहर तो भगवान को नहीं रख सकते, तो आप वहीं पर एक मंदिर भी बनवा सकते हैं हॉल के अंदर। हॉल में ही अगर आप चाहें तो टीवी भी लगवा सकते हैं, तो वो आपका लिविंग रूम भी हो जाएगा, है ना। तो ये आपके सारे पर्पस को एक साथ सॉल्व कर देता है। तो फर्नीचर जो है इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है, और आपको हमेशा फर्नीचर भी ऐसा यूज़ करना चाहिए जो आपके ड्यूअल यूज़ में आ सके। जैसे आपने बच्चे जब छोटे थे तो उनके अकॉर्डिंग आपने छोटा बेड बनवाया और साथ ही साथ में आपने एक स्टडी टेबल भी आपने यहाँ पे बनवा दी। अब आपने स्टडी टेबल जो डिज़ाइन करवाई, इसको आपको ऐसी डिज़ाइन करानी है कि कल को आप इसको मॉडिफाई भी कर सको और अलग तरीके से यूज़ भी कर सको, ठीक है। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आपको यहाँ पे कंप्यूटर टेबल चाहिए थी, तो आप टेबल ऐसी बनी कि आप उसको कंप्यूटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, CPU रखने का स्पेस भी हो, साथ में कुछ शेल्फ वगैरह भी लगवा दी तो कुछ सामान भी आ सकता है उसमें, है ना। और इन फ्यूचर जब बच्चे अगर वहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, लैपटॉप रखना चाहते हैं या अपना कोई दूसरा सामान वहाँ रखना चाहते हैं, तो इन सब को हटा करके उस टेबल को किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये होते हैं किसी भी फर्नीचर के मल्टीपर्पज़ यूज़, ठीक है। तो आप इस तरीके का अरेंजमेंट करके उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे डिवीज़न ऑफ स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। गतिविधियों के आधार पर आप स्थान का विभाजन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, किसी भी प्रकार का अगर हम मकान बनवा रहे हैं, ठीक है, तो हमको योजना ऐसी बनानी चाहिए कि जितने काम आप घर में करते हो ना, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे फुलफ़िल हो जाने चाहिए। आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े या आप कभी उससे सफ़र ना करें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो देखिए, आपका मकान जो है, अगर हम बात करें एक आइडियल हाउस की, ठीक है, तो उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी भी होनी चाहिए उस घर के अंतर्गत, है ना, हेल्दी एनवायरनमेंट हो। वैसे एनवायरनमेंट हम बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर वेंटिलेशन, हम हेल्दी एनवायरनमेंट से अभी हमारा मतलब है वेंटिलेशन एंड लाइटिंग से, ठीक है, लाइट से ये हो। और साथ ही साथ में जो फैमिली के इंटरेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो घर होना चाहिए,
ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एक आइडियल हाउस जो होता है उसमें ये सब चीज़ें हमको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए, घर जितना बड़ा होगा ना, जितने बड़ा घर होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस आप आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके बनवा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कमी लगती है तो आप एक फर्स्ट स्टोरी पर भी आप उसको कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब बात आती है कि प्लॉट एरिया या साइज़ छोटा है, तो हम सारी की सारी जो हमारी फैमिली एक्टिविटीज़ है उस स्पेस में किस तरीके से उनको डिवाइड करें कि हमारे सारे फंक्शंस भी फुलफिल हो जाए और स्पेस की जो इफेक्टिविटी है वो भी काम आ जाए। ठीक है, अच्छे से हम उसे यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर आकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सकता है और इसकी इफेक्टिविटी को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, कब? जब हम घर की एक अच्छी प्लानिंग करें कि सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर लें, स्पेस को एनालाइज करके, और फिर हम उसका डिवीजन करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जब आप घर के इसका विभाजन करते हैं ना, तो पहले आपको सब एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है, भाई आप घर में क्या क्या करोगे। ठीक है, देखिए जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है हर फैमिली की, वो तो सबके लिए सेम रहेगी। जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, ठीक है, आपको एक गेस्ट रूम चाहिए, बच्चों का रूम चाहिए, एक ग्रैंड पेरेंट्स का रूम चाहिए, ये होगा। अब आप उसके अंदर थोड़ा सा स्पेशल ऐसे करेंगे, जैसे कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको एक छोटा सा ऑफिस भी चाहिए घर में। ठीक है, तो वो ऑफिस का होना चाहिए कुछ से ही घर की एंट्रेंस पर ही होना चाहिए, ताकि जो आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति है या स्ट्रेंजर्स हैं वो आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ पे आपने ध्यान रखा है और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की जो आपकी विभिन्न एक्टिविटीज़ होती है, जैसे घर में कोई जिमिंग करता है, ठीक है, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनके लिए आपको एक अलग स्पेस बनवाना ज़रूरी है। ठीक है, गार्डनिंग का शौक़ है तो घर के बाहर एक गार्डन होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है कि आपको अंदर ही कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़े और आपके बाहर का जो घर का ओपन स्पेस हो, तो वहाँ पर क्या है आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं जो आपके एज ए गैरेज भी काम आ जाए। ठीक है, आप गार्डनिंग भी कर सकते हो, साथ ही आपको कुछ ओपन स्पेस मिल जाता है, तो कभी भी आप यहाँ पर कुछ सुखाने करने का काम है या आप गार्डन में बैठना भी चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली अगर घर में डिवीज़न नहीं करते हैं एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग स्पेस का, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको आगे जाकर के इतने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कई बार आपको बार बार उस के कुछ एरियाज़ को तुड़वाना, फिर वापस नया बनाना, तो ये मेंटेनेंस और ये रिपेयरिंग बहुत महंगी पड़ जाती है। ये जो चेंजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा पहले ही इन चीज़ों को प्री प्लान करके ही इन सब कामों को करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब आप जगह का या स्पेस का डिवीज़न आप करते हैं ना, स्पेस डिवीज़न, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आप फैसिलिटीज़ दे सको, हो सके जितनी फ्यूचर में आने वाली फैसिलिटीज़ को भी आपको ध्यान में रख करके घर को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए और स्पेस का डिवीज़न करवाना चाहिए। तो उससे क्या है, आने वाले समय में आपको उन सब चीज़ों की या उन सब रिपेयरिंग मेंटेनेंस की या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो ग्राउंड फ्लोर ही वो तैयार करवा लेते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उन्हें पता है कि उनके बच्चे हैं, फ्यूचर में उनकी जब शादी होगी तो उनको भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर भी एक कंस्ट्रक्शन करवा करके रेडी कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इनिशियली आप उसको रेंट पर्पस से यूज़ कर सकते हो, तो क्या है कि आपको उससे पैसा भी मिलता है, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है, साथ ही साथ आप उस घर को मेंटेन भी कर सकते हो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद आप उस स्पेस को, रेंट वाले स्पेस को आप खाली करवा सकते हो और फिर उसको वापस से अच्छे से क्लीन करवा के उसको अच्छे से फर्नीचर करवाने के बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपने स्पेस का डिवीज़न बहुत ही सोच समझ करके किया। ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ भी दे दी, तो ये आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे से काम आ गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना स्पेस है, ठीक है, उसका इफ़ेक्टिव यूज़ होना चाहिए, इफ़ेक्टिव तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मकान का बहुत सारा जो स्पेस है वो वेस्ट जा रहा है। ठीक है, वेस्ट कैसे, जैसे कि कोई मकान के अंदर कोई आपने गैलरी छोड़ दी है, वो फालतू है, या घर के पीछे आपने कोई स्पेस छोड़ दिया है, वो अननेसेसरी पड़ा हुआ है, वहाँ पर धूल मिट्टी जम रही है। ठीक है, आप उसको चाह करके भी अब यूज़ नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है। तो वो आपके लिए ख़राब होगा, क्यों? क्योंकि आपका इतना बड़ा प्लॉट साइज़ होने के बाद में भी आपने उसको ख़राब किया। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़राब कब लगता है? जब प्लॉट साइज़ छोटा होता है। तो जितना छोटा प्लॉट साइज़ है और उसमें भी अगर आपका कोई एरिया वेस्ट हो जाता है तो वो आपके लिए कुछ काम का नहीं रहेगा, मनी भी वेस्ट होगा और साथ ही साथ में आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब स्पेस का डिवीज़न किया जाता है तो एक आइडियल हाउस को हमको ध्यान में रखते हुए सारी फैसिलिटीज़ उसमें देनी चाहिए। सिक्योरिटी पर्पस से बिल्कुल सही होना चाहिए आपका घर, प्राइवेसी उसमें कम्प्लीटली हो, ठीक है। दूसरे लोगों आकर के अचानक डिस्टर्ब ना करें या दूसरे लोगों की निगाह में हमारा प्लेस नहीं आए, इसका ध्यान रखें, ठीक है। वेंटिलेशन और लाइटिंग का तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में सभी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को वो जगह पसंद नहीं है, घर का कोई एरिया पसंद नहीं आ रहा, फिर भी आप आपकी ज़िद से वैसा बनवा देते हो, तो वो भी चीज़ गलत होती है, ठीक है। तो आइडियल हाउस को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं। साथ ही स्पेस डिवीजन जब हम करते हैं ना, तो इफ़ेक्टिव हमको यूज़ करना है स्पेस का। जितना अच्छा यूज़ कर सकते हो, जितना मैक्सिमम आप उसका यूज़ कर सकते हो, वो आपको करना ही है, ठीक है। और जब डिवीज़न करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ आप जितनी बनवा सकते हो उतनी कर ले सकते हो। जैसे कि आपका बालकनी एरिया है, ठीक है, आपने बालकनी जब बनवाई तो आपने उसमें क्या किया, कुछ सिटिंग एरिया भी आपने बनवा लिया, साथ ही आपने उसमें गार्डनिंग के पर्पज़ से आपने कुछ प्लांट्स भी लगवा दिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ नल वगैरह रखवा करके थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ सकते हैं, ताकि आप वहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। अगर आपके अंदर रखने की फैसिलिटी नहीं है तो आप बालकनी में भी उसको रख सकते हैं, उसका ड्रेनेज भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं और अगर आप बैठने वाला फैसिलिटी यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, तो आजकल जैसे कि आप कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड्स वगैरह का यूज़ करते हो, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। नहीं तो सीलिंग पर भी आजकल एक नए तरीके का कपड़े सुखाने के लिए कुछ रॉड्स लगती हैं, ठीक है, तो वो रॉड आप लगवा सकते हो। तो वो ऊपर भी रहेंगे तो आपकी एक्टिविटीज़ को भी कहीं से हिंडर नहीं करेगी, प्लेस भी एक्वायर नहीं करेगी और आपको फैसिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन सब चीज़ों का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आज के टॉपिक में हमने बात करी है कि हाउसिंग का फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ता है, फैमिली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है और इसका भी हमारी हाउसिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। और हम जब स्पेस का डिवीज़न करते हैं घर बनाते टाइम, तो हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन बेसिस पर बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन फैक्टर्स को हमको फॉलो करना चाहिए जब हम बनवाते हैं या जब हम स्पेस का डिवीज़न करते हैं उस टाइम पर, ठीक है। और जो स्पेस का डिवीज़न हो रहा है वो किन किन एक्टिविटीज़ के लिए होगा और किस फॉर्म में होगा, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।